Good morning students. Good morning, sir. You are most welcome in my voice class. आज वॉइस की क्लास में हम लोग इसके 5th पार्ट को पढ़ेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वॉइस के असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और साथ ही साथ हमने जो मॉडल्स हैं उनसे भी रिलेटेड चीज़ें बता दी हैं। बताया गया ना? Yes, sir. अब आपको केयर करना है कि जो इसका अगला स्टेप है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इम्परेटिव सेंटेंस। अभी तक मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है ये भी नहीं बताया है। आज हम उसको भी क्लेरिफाई करेंगे। व्हाट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, यह उसकी डेफिनेशन से ज़्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी है सेंटेंस की पहचान। सेंटेंस कैसे पहचानोगे यह है सबसे ज़्यादा जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? Yes, sir. तो सबसे इनिशियली जो चीज़ें हैं वही हमें, क्योंकि हमारी पहचान में ही हमारी क्या डेफिनेशन छिपी रहती है? Yes, sir. तो सबसे ज़्यादा हमें यही प्रयास करना है कि सेंटेंस हम पहचान जाए और उसी को हम सबसे पहले कराएंगे। ओके? Yes, जैसे sir. इसके पहले मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में जस्ट कि जो आपकी पैसिव वॉइस में सेंटेंस होती है वो होती है बी और प्लस भी थर्ड, बी और प्लस भी थर्ड, यही बताया था। Yes, sir. बी में आपकी कई चीजें बताई गई थी, हैं? जैसे प्रेजेंट टेंस में इज एम आर बताया गया था। Yes, sir. फिर पास्ट टेंस में वाज वर बताया गया था। Yes, sir. फिर बीन और बीइंग, ये आपको बताए गए थे बी के फॉर्म में। अगर ये है तो आप समझ लो कि वह और प्लस V3 है, तो आपको सेंटेंस जो भी दिया गया है दैट इज इन पैसिव वॉइस, वह पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। ओके? Yes, sir. आइए सबसे पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्परेटिव सेंटेंस क्या है इसको समझो। जब कभी किसी सेंटेंस में हमें इम्परेट का फीलिंग है, इम्परेट का फीलिंग क्या होता है? ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, सजेशन का, जिसको हम एडवाइस भी कहते हैं, रिक्वेस्ट का, तो हम कहें प्रपोजल का, तो हम समझ जाएं कि ये जो सेंटेंस हमारे सामने बोले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। ओके? Yes, sir. हमने बताया आपको डेफिनेशंस यहाँ कोई मैटर नहीं है, सबसे ज्यादा मैटर रखता है हमारा उसका रिकॉग्निशन, पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन, क्या पहचान है उस सेंटेंस की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है नहीं रहता है? Yes, sir. मान लो कि हम नाम जान ही रहे हैं कि यह दीनदयाल का घर है और दीनदयाल का घर कहाँ है ये मालूम ही नहीं है, तो आप जा सकते हो उनके घर? No, sir. नहीं जा सकते हो, और जाओगे भी तो पूछ कर जाओगे, और वही व्यक्ति बताएगा आपको जो दीनदयाल का घर देखा है। बात सही नहीं है? Yes, तो sir. दीनदयाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट दीनदयाल का घर है कि नहीं? Yes, sir. इम्पोर्टेंट दोनों चीजें हैं, दीनदयाल भी है और दीनदयाल का घर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दीनदयाल का घर ये है। जान रहे हो तो बस आपको विशेष ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें जरूरत ये है कि इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे ये अपने माइंड में सेट कर लेना है। सबसे पहले आप जान लो कि अगर सेंटेंस आपके एक्शन से शुरू हो रहा है, किस शुरू हो रहा है? Action से. याद रखिए बस, अगर इफ आवर सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन एक्शन, यदि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? Action से. स्टार्ट्स विद एन एक्शन, स्टार्ट्स विद एन एक्शन, ये फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन आपकी इम्परेटिव सेंटेंस की किसकी है? Imperative sentence. इम्परेटिव सेंटेंस, TIV। इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो क्या है ये हमें यहाँ पर देखना है। ओके? Yes, sir. हमारा स्टार्ट्स विद एन एक्शन, सबसे पहला है कि वो एक एक्शन से स्टार्ट हो। अगर एक्शन से स्टार्ट से सारे सेंटेंस आपके किधर चले जाएंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, कम ऑन, मतलब अगर आपके एक्शन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको जाना चाहिए आपको जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस का है। ओके? Yes, sir. दूसरी पहचान क्या है? यदि सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? Let से. स्टार्ट्स विद लेट, स्टार्ट विद
लेट या लेटस, लेट या लेटेस्ट। अगर लेट या लेटेस्ट से स्टार्ट हो रहा है फिर भी वो सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरी पहचान क्या है? प्लीज आर काइंडली, प्लीज आर काइंडली प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट इन द सेंटेंस। तीसरी पहचान है कि प्लीज आर काइंडली प्रेजेंट इन द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में हमारे प्लीज या काइंडली कहीं भी रहते हैं, इन दोनों शब्दों में से आप जान लीजिए प्लीज या काइंडली कहीं रहते हैं तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। किसका होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। यस सर। और चौथा और लास्ट आप क्या आजमाएंगे, इसको आप ध्यान देखिए। चौथा और लास्ट क्या है कि अगर मान लीजिए ये नहीं है, कोई सजेशन है, जैसे कहते हैं हेल्प द पुअर, ठीक है ना? जैसे कह दिया हेल्प द पुअर, तो हेल्प द पुअर कह दिया तो हेल्प द पुअर आपका मेरा सजेशन है कि गरीबों की मदद करो। तो यहाँ पर सजेशन है तो यहाँ पर तो ना तो आपका देखेंगे ध्यान से तो हेल्प या CLP, हेल्प आपकी क्या है? वो खुद एक्शन है, वो उसी में आ गया। ओके। यस। तो अगर आपको लगता है कहीं हमारा क्या है? ऑर्डर है, क्या है? ऑर्डर है या सजेशन है, सजेशन है या आपका क्या है? रिक्वेस्ट है, जिसको आप एडवाइस कहते हो, एडवाइस है या प्रपोजल है, ठीक ना? अगर ये है ऑर्डर, सजेशन, SUGGESS नहीं, ठीक है, सजेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल। प्रपोजल क्या है? केवल एक चीज में आपको डिफरेंस लगेगा। प्रपोजल क्या है? देखिए, प्रपोजल बहुत ही सिंपली चीजें हैं। जब हम इसको हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव, किसी चीज का किसी के सामने प्रस्ताव रखते हैं तो वो हमारा प्रपोजल बन जाता है, ठीक है ना? जैसे लेट अस गो फॉर सिनेमा, आइए हम सिनेमा के लिए चलें। तो दिस इज द प्रपोजल बिफोर यू, आपके सामने ये प्रपोजल है टुवर्ड्स मी, मेरे तरफ से आपके लिए क्या है? प्रपोजल है। तो यहाँ पर प्रपोजल में जो जिसके सामने प्रपोज किया जाता है वो फ्री रहता है, उसकी मर्जी है, वो चाहे वो आपके एक्शन पे काम करे या ना करे। लेकिन ऑर्डर पे तो आपको एकदम काम करना ही है। रिक्वेस्ट पर प्लीज काइंडली है तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि नहीं, कोई अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस चीज को हमें करना चाहिए। कोई सजेशन दे रहा है तो वहां पर भी आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं, अगर अच्छा सजेशन है तो करते हैं, करते हैं नहीं करते? Yes. तो इसलिए यहाँ पर ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि अगर ये चार चीजें हमें कहीं मिलती हैं तो वह सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। एनी कंफ्यूजन? नो सर। फिर से रिवाइज करा देते हैं। अगर कहीं सेंटेंस है स्टार्ट्स विद एन एक्शन, किसी एक्शन से स्टार्ट हो रहा है, एक्शन का मतलब मैंने बताया बेटा आपको, कोई वर्क, गोइंग, कमिंग, रनिंग, डांसिंग, अगर ये सब आते हैं तो आपको माइंड में सेट कर लेना है दिस इज एन एक्शन, यह एक एक्शन है। अगर सेंटेंस इससे स्टार्ट होता है तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ओके? यस सर। दूसरा, अगर स्टार्ट्स विद लेट और लेटस, अगर लेट या लेटस से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बेटा फिर भी वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ओके? यस सर। तीसरा मैंने बताया आपको, अगर सेंटेंस में क्या है? प्लीज आर काइंडली प्रेजेंट इन द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली कहीं प्रेजेंट रहते हैं फिर भी वो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ओके? यस सर। चौथा, अगर कह रहा है ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रपोजल की अगर हमें भावना दिखती है कि सेंटेंस में है तो वह सेंटेंस अगर इनमें से संबंधित नहीं है फिर भी वो आप इंपरेटिव सेंटेंस के होंगे। ओके? यस सर। यह आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस किस तरह होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव, कैसे, हाउ टू चेंज एन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। ओके? यस सर। देखिए, अभी मैंने बताया आपको इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसको कैसे पहचानेंगे, बताएगा ना? यस सर। उन चारों पॉइंट को आप अगर सर्च करेंगे तो किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस में आपको अच्छे से मिल जाएगा।
ओके। Yes, sir. अब हम कैसे एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं, इसके लिए 2, 3, 4 पार्ट में इसको हम बताएंगे, ठीक है ना। अलग अलग, जैसे आप लेट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो किस तरह बनाएंगे, ठीक है ना, और ऑर्डर से हुआ तो किस तरह बनाएंगे, मतलब इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ सर्च करेंगे। ओके, Yes, sir. चलिए सबसे पहले लेट वाले सेंटेंस में, लेट वाले सेंटेंसेस में किस तरह से हम चेंज करें। जैसे लेट से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे। किसे यूज करेंगे? Late. ये है बेटा एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। ओके, Yes, sir. लेट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? Object. वो भी किसका? एक्टिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ओके, Yes, sir. उसके बाद क्या लगाएंगे? बी। ओके, Yes, sir. उसके बाद क्या लगाएंगे? V3। क्या लिखेंगे? V3. और अगर यहाँ नेगेटिव वर्ड रहा तो वह आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका क्या आ जाएगा? एक्शन की थर्ड फॉर्म। ओके, Yes, sir. उसके जस्ट पहले नेगेटिव वर्ड आ जाएगा अगर आए तो, बाकी ऐसा यहाँ पर कोई वो नहीं है। लेट ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बी वी थर्ड है। उसके बाद अगर कोई रेस्टिंग क्या जाए? रेस्टिंग वर्ड हो तो वो आ जाएगा है। फिर आपका आ जाएगा क्या? बाई। क्या आ जाएगा? Bye. बाई। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ओके, Yes, sir. और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, Yes, sir. किसी भी सेंटेंस में लास्ट में जरूर आपको फुल स्टॉप रखना ही है, अगर वह इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी नहीं है तो। अगर असर्टिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस है तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपको इसको इनिशियली यूज करना ही है। ओके, Yes, sir. अब देखिए किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस में याद रखिए बाय यू हमेशा छिपा रहता है, ठीक है ना। अगर मर्जी है तो लिखो, मर्जी है तो मत लिखो, आप फ्री। यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर इंडिकेट करने के लिए पैसिव वॉइस में दिया रहता है, ठीक है ना। Yes, sir. और जैसे सेंटेंसेस के थ्रू हम समझेंगे कि हमारे जो सेंटेंस हैं वो क्या है। जैसे कह दिया लेट द वर्क, लेट द वर्क है क्या है? लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। ये सेंटेंस आपका हो गया, लेट से स्टार्ट हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। हो गया नहीं? Yes, sir. ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस। ओके, Yes, sir. अब पैसिव वॉइस में जैसे इसको हम चेंज करेंगे तो मैंने जो आपको यहाँ पर ये लिखा है आपको स्ट्रक्चर, इसी को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? सबसे पहले लेट है तो लेट ही लिखना है हमको। ओके, Yes, sir. उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। Work. यहाँ पर द वर्क आ जाएगा, लेट द वर्क। Work. कोई निगेटिव वर्ड है नहीं, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद बी लिखेंगे, बी आ गया है। लेट द वर्क बी। उसके बाद वर्क की थर्ड क्या है? Completed. कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? Completed. कंप्लीटेड। और फिर अगर कुछ नहीं है रेस्टिंग वर्ड में तो बाई लगा देंगे, है बाई हो गया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है? Him. हिम का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम ही बचता है। ओके, लेट हिम कंप्लीट द वर्क।
तो लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय Him. हिम। ओके, Yes, sir. ये सेंटेंस आपको बन गया। यहाँ अगले सेंटेंस में एक हमने आपको बताया कि लेटस से किस तरह से सेंटेंस स्टार्ट होगा, और लेट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, एक लेटस होता है। मैंने दो बताया था ना, एक लेटस होता है, एक लेट होता है। तो लेट में जब आता है तो उसको मैंने ऊपर देख लिया। लेटस आएगा क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज करना है, आज से यहाँ कोई लेने देना नहीं है। ओके, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस में, देखो ना, लेट का लेट ही हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द मैटर, लेट द मैटर। मैटर है। Yes, sir. उसके बाद क्या है, B. बी है। वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है, Discuss. डिस्कस, DISCUSSED। अच्छा, डिस्कस्ड। और उसके बाद अस का क्या बाई एस नहीं होगा है, यहाँ पर आप फ्री हैं, क्योंकि सामने वाले और आप दोनों मिलके हम हो गए ना, Yes, sir. तो हम कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैटर पर डिस्कस अकेले थोड़ा कोई क्या बोलेगा। यहाँ पर जब डिस्कस की बात आती है तो सामने वाला भी और बोलने वाला दोनों लोग मिल के डिस्कस करते हैं, इसलिए हम होता है। यहाँ पर लेटर मतलब अस बाई एस लिखने की यहाँ भी कोई जरूरत नहीं है, जनरली भी देख लें। ओके, Yes. बाकी अगर कहीं अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है तो आप लिख सकते हैं, बाकी लिख भी देंगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं लिखा जाता है। इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर डिस्कस हम लोगों के बीच में होता है, तो उसको प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इम्परेटिव सेंटेंस कई प्रकार का होता है। मैंने कहा था कि आपको किस तरह से उसको यूज करना है, मैं अलग अलग पार्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। अभी मैंने आपको बताया लेट और लेटस से जो स्टार्ट होते हैं उनको हम किस तरह बनाते हैं, ठीक ना। Yes. अब दूसरा ऑर्डर, जब हमारा सेंटेंस में ऑर्डर होगा, आदेश होगा, तो हम किस तरह से उसको फॉलो करेंगे, इसको हम यहाँ पढ़ने जाए। ओके, तो उसके लिए स्ट्रक्चर रूल होगा, सबसे पहले लेट लगाएंगे। ओके, Yes, sir. उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, Object. ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे, बी। उसके बाद डी थर्ड। ओके, Yes, sir. बस इसके अलावा इसमें बाई वाई लिखने की कोई जरूरत नहीं नहीं है। यहाँ पर बाई वाई नहीं लिखा जाता है ऑर्डर, क्योंकि सामने वाले को तो आदेश ही दिया जा रहा है, ठीक है ना, इसमें हिडन रहता है। जैसे अब इससे सेंटेंसेस, एक रिलेटेड सेंटेंसेस हम लोग कर लेते हैं, है? जैसे कह दिया गया गो देयर, गो देयर को छोड़ो, लिखो डू दिस इमीडिएटली, immediately, do this immediately। ओके, Yes, sir. do this immediately में आपको सेंटेंस देखिए, ये डू जो है ये आपका एक्शन है, एक्शन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और लग रहा है क्या है, आदेश भी है? इसको तुरंत करो। डू दिस इमीडिएटली मतलब क्या होता है, इसको तुरंत करो। इसको तुरंत करो। तो अब यहाँ आदेश हमें मिल गया, अब इसको करेंगे किससे, जिसे हमने बताया आपको, इससे। ये स्ट्रक्चर रूल है। तो लेट सबसे पहले हम लगाएं लेट, ये एक्टिव है और ये Passive. पैसिव है। ओके, Yes, sir. लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बोलिए, इमीडिएटली नहीं है, लेट दिस वर्क लिख दो, डू दिस वर्क इमीडिएटली। तो लेट दिस वर्क, दिस वर्क, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, डू का थर्ड फॉर्म, लेट दिस वर्क बी डन। यह सेंटेंस आपका बन गया। अगर आपने यहाँ पर सेंटेंस बनाया हुआ है तो, जैसे ओपन द डोर कहा है, अगला आपने सेंटेंस बना दिया ओपन द डोर, ये भी तो आदेश है हमारा, या कोई सामने से आदेश दे रहा है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम इसको, आपका लेट सबसे पहले लग जाएगा, उसके बाद द डोर है, और उसके बाद बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन का ओपन। ओके, Yes, sir. लेट द डोर बी ओपन, क्योंकि आपको आदेश दिया जा रहा है तो बाई भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
ओके। Yes, sir. अगर ऑर्डर वाले सेंटेंस आएंगे तो हमें इसी को फॉलो करना है। एनी प्रॉब्लम्स? No, sir. यहाँ पर एक वर्ड इमीडिएटली बेटा छूट गया है, जो कि यहाँ पर लास्ट में आपको डाल देना है, वो आ जाएगा लेट दिस वर्क बी डन इमीडिएटली। यहाँ पर लास्ट में आप जोड़ दीजिएगा। लास्ट में फुल स्टॉप है। ओके, Yes, sir. बाकी सब यही है, मतलब जो भी बचेगा वर्ड वो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऐड कर दिया जाएगा। ओके, Yes, sir. ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। ओके, अभी तक मैंने बताया आपको गोइंग, नोइंग ऐसे वर्ड होते हैं तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। लेकिन अगर केवल कह दिया गो या गो फ्रॉम हियर या गो इमीडिएटली, अगर गो कह दिया गया तो आप समझिए उसमें साफ साफ ऑर्डर छिपा हुआ है, छिपा ही नहीं। Yes, sir. और इस यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपका क्या नाम ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर है कि आपका ऑर्डर है या नहीं। ऑर्डर है तो आप जानते हैं गोइंग नहीं कह सकते हो, गोइंग आपका ऑर्डर नहीं है, लेकिन गो ऑर्डर है। और अगर गो आ जाता है तो हम किस तरह सेंटेंस, ये एक्सेप्शन के रूप में आप समझ लीजिए इसको, या अगर सही समझे तो बाय रूल भी एकदम सही है। और आप जब इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। उसमें जब आप क्या आ जाए ऑर्डर के रूप में गो आ जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा यू आर ऑर्डर्ड टू गो। ये आपका पैसिव वॉइस बनेगा बेटा, किसका, एक्टिव वॉइस गो का। ओके, एक्टिव वॉइस गो का आपका पैसिव वॉइस बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो। यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यह आपका यहाँ पर सेंटेंस बन गया। ओके, Yes, sir. और अब हम यहाँ पर पढ़ाने चल रहे हैं एडवाइस या सजेशन। एडवाइस या Suggestion. जो एडवाइस या सजेशन होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें सामने वाले को कुछ अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए बताया जाता है। ओके, Yes. ऐसा आ जाता है तो हम क्या इसका स्ट्रक्चर रूट बनाएंगे वो यहाँ देख लीजिए। ये तो सेंटेंस मैंने एक एक्सेप्शन था, ये ऑर्डर वाला है, ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक ना। Yes. ये एडवाइस का जितना भी है ये तो आपका टोटल ऑर्डर वाला है, इसको बॉक्स सेट मैंने कर दिया। यहाँ पर आपको हम आपको स्ट्रक्चर रूल बता दे रहे हैं इसका। जब आपको क्या हो एडवाइस हो, Yes. एडवाइस वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस प्लस शुड बी। ओके, Yes, sir. और प्लस V3। ये आपको माइंड में सेट कर लेना है कि ये हमारा जब कभी सजेशन या एडवाइस, सजेशन या Advice. एडवाइस हमें हो तो वहां पर हमें इसका यूज करना। ओके, Yes, sir. समझ लो ना। Yes, sir. जैसे इसका एक्टिव वॉइस देख लेते हैं हम, हेल्प द पुअर, हेल्प द Poor. पुअर। ये आपको सजेशन दिया है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। मर्जी हो मदद करो, मर्जी हो मत मदद करो। बहुत सारे मतलब करोड़पति अरबपति पड़े हुए कि क्या गरीब की मदद कर रहे हैं? नहीं, वो अपना ही पेट पाल रहे हैं और एक दिन दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रियल को देखा गया, लेकिन एक इंडस्ट्रियल आपके इंडिया में है जिनका नाम है रतन टाटा। तो वो क्या है, ही इज यूनिक बिजनेसमैन इन इंडिया। वो इंडिया में जो वो बिजनेसमैन कैसे हैं, यूनिक हैं। वो सब मतलब समझिए कहा जाता है कि अपनी सैलरी मतलब जिनकी इनकम होती है उनके कंपनी की, वो 60% नियर अबाउट 60% डोनेट कर देते हैं ग्रोथ के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए या किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए। वर्ल्ड लेवल पर भी उन्होंने कई बार चैरिटी दी हुई है। तो ऐसे शख्सियत को तो हमेशा सलाम किया जाता है और ऐसे ही लोग हेल्प करते हैं। हम भी, आप भी हेल्प करते हैं,
हमारे बीच में भी जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं वो भी हेल्प कर देते हैं एक दूसरे की। तो हेल्प द पुअर उसी के सामने क्या है, लेकिन आप जान लीजिए ये केवल एडवाइस है। क्या है? एडवाइस है। और इसमें हमें जैसे स्टार्ट तो सब्जेक्ट मतलब एक्शन से ही हुआ है, तो यहाँ तो हमने ऐसा नहीं बताया ना कि एक्शन वाला ऐसा बनेगा वैसा नहीं, केवल ऑर्डर और ये जो है एडवाइस मैंने उसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। ओके? यस सर। तो यहाँ पर हेल्प द पुअर अगर आया तो रूल हमें यही लगाना है। तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी कि क्या हो जाएगा? द पुअर। द पुअर। उसके बाद क्या आएगा? शुड बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प। ओके? यस क्या हो गया? द पुअर शुड बी हेल्प। कोई दिक्कत? नो सर। कभी कभी हम लोग क्या होता है कि यू आर एडवाइज टू से भी इसको हम ऐड कर देते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, बट उसका यूज अब बहुत कम हो गया है। आपसे सेंटेंस ना बने तब वहाँ उधर जाइएगा। तो यहाँ स्टार्टिंग क्या होता है? यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। ये भी कंप्लीट सेंस निकालता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब जो कंपटीशन हो रहे हैं उन कंपटीशंस में आपको किस तरह से कंफ्यूज किया जाए ये ज़्यादा मैटर रखता है। ओके? यस सर। आपको एडवाइस में एक ऐसा सेंटेंस आता है जो कि डोंट से शुरू होता है। डोंट वाले सेंटेंस हम किस तरह से करेंगे, हमने आपको उसका स्ट्रक्चर लिखवाया। आप उसको जब भी यूज कीजिएगा उसमें नॉट का यूज विशेष आ जाता है, वो भी सेंटेंस के बीच में, वो भी शुड के बाद लगेगा। ओके? जैसे कह दिया कि डोंट इंसल्ट द पुअर या यंगर, ऐसा कह दिया गया। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका आ गया। ये जो कि डोंट इंसल्ट द पुअर, इसमें आपको सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है। इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करें। आयुष कहाँ देख रहे हो? पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो मैंने जो बताया वही सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? द पुअर या यंगर। उसके बाद शुड हो जाएगा बेटा, है? यस सर। और उसके बाद बी होता है तो आप वहां बी से पहले नॉट लगा देंगे। द यंगर या द पुअर शुड नॉट, उसके बाद बी हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। ओके? यस सर। बाई यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको एक अलग चीज से जानना है यहाँ पर, ठीक है ना। यस। और अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको क्या जब एडवाइस जब क्या है रिक्वेस्ट आ जाए, REQUEST रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे? रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में क्या करेंगे? आप जानते हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में हमें दो चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? या तो प्लीज मिल सकता है या तो काइंडली मिल सकती है, हैं? यस सर। और आपको ध्यान रखना है कि जो काइंडली वाले सेंटेंस है और जो प्लीज वाले सेंटेंस है, क्या उसमें विशेष अंतर होता है? कोई विशेष अंतर नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है ऐसे सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना पड़ता है, क्योंकि रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे कह दिया जाए प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपने किसी से मांगा कि एक ग्लास मिल्क जो है उसको दे दो, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया बेटा, है? एक्टिव वॉइस मैंने बताया था प्लीज आएगा कहीं भी तो वह आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बताया था ना? Yes, sir. अब आप जान लीजिए ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसे चेंज करेंगे? कुछ इसमें विशेष रूल नहीं बनाना है। आपका पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या कर देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे तो कुछ और ऐड नहीं करना है, यहीं से जो लिखा है वहीं से वो पूरा सेंटेंस आगे जोड़ दो।
कुछ करना नहीं, ये इन्फिनिटिव है। कहीं कहीं इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस आता है तो इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है, टीओ। क्या होता है, टीओ। कहीं भी इन्फिनिटिव की बात हो रही है तो इन्फिनिटिव का मतलब अपने माइंड में सेट कर लो, क्या होता है, टीओ। क्या होता है बेटा, टीओ। ओके। कभी भी आता है सेंटेंस तो अपने माइंड में इसको सेट कर लो कि टीओ जो है वो एक एन इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव हमेशा जो है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। या ग्लास ऑफ वाटर, कुछ भी आप किसी से मांगते, पेन मांगते हो या कुछ भी मांगते हो, पैसा मांगते हो, कुछ भी मांगो, अगर किसी से मांग रहे हैं तो उसमें उस चीज का जिक्र होना चाहिए कि आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड करके पूरा आगे बढ़ा देना है सेंटेंस को। ओके, इसके लिए हम कोई अलग से रूल नहीं लिखवा रहे हैं। काइंडली वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। मान लीजिए आपके पास कोई है नहीं जाने के लिए सिद्धवलिया, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, हाँ, तो जहाँ भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ जाने के लिए कोई है नहीं और कोई जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, यानी कि कृपया इस लेटर को पोस्ट कर देना, यानी भेज देना, मेल कर देना। तो इस सेंटेंस को हम क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस में, यू आर है क्या, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, रिक्वेस्टेड टू। अब काइंडली नहीं आएगा क्योंकि प्लीज और काइंडली दोनों वर्ड क्या हो जाते हैं, डिसअपियर, यानी गायब हो जाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ठीक है ना, पोस्ट दिस लेटर। Okay? Yes, sir. Any confusion? No, sir. In all about your imperative sentences. No, sir. आपके imperative sentence में कोई दिक्कत? No, sir. इसके अलावा अब एक विशेष रूल बताने जा रहे हैं जो कि केवल ओरली है, कोई लिखित नहीं है। ओके? Yes, sir. जैसे कभी भी आपको मान लीजिए इनिशियली कोई ऑर्डर ही है, कोई एडवाइस ही है, और आपको नहीं लग रहा है कि हम इसको जो बताए गए रूल्स हैं उस पर डिपेंड करके चल सकते हैं, तो एकदम इजीली वे में यू आर रिक्वेस्टेड टू से आप प्लीज वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उनको कर देना, यू आर ऑर्डर टू जितने भी आदेश वाले सेंटेंसेज हैं उनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन और जितने एडवाइस वाले सेंटेंस हैं उनको भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप जान लीजिए वो सेंटेंसेज केवल बहुत ही लिमिटेड हैं। Okay? Yes. Try to make passive voice with the help of rules and regulations which are provided here today. अभी जस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और यह आप तो समझिए प्रोवाइड कर दिया गया। ओके? Yes, sir. तो आपको घर पे जाना है, खूब अच्छे से वॉच करना है और पढ़ना है। ओके? Yes, और जो सेंटेंस ना आए उसको हमें पूछना है, हम बताएंगे। और एक चीज और सुन लीजिए ध्यान से कि हर चीज की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती, मैंने स्टार्ट में ही बताया। Yes, sir. तो बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं, उनसे हम मना नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे नियम भी हैं, लेकिन इसको खींचा जाएगा, बहुत लंबा सेशन चल जाएगा। लेकिन जितना जरूरी है वो इनिशियली चीजें आपको दे दी गई, और इसके लिए आपको खूब पढ़ना है, मेहनत करना है, जो नहीं उसको पूछना है। ओके? Yes, sir. Thank you, sir.